नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्जाम ए टू जेड में। और फिर हम आज दूसरा टॉपिक लेके आए हैं जो हम पढ़ रहे थे। साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड साइटोजेनेटिक्स के अंदर क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर ये पार्ट 2 है हमारा, और आज इसके अंदर हम चर्चा करेंगे यूकेरियोटिक क्रोमोसोम के ऑर्गेनाइजेशन की। कि जो यूकेरियोटिक जो क्रोमोसोम होता है उसका ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का होता है, उसका संगठन जो है वो किस प्रकार का होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करें। ठीक है, तो चलिए हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। यूकेरियोटिक क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन। यूकेरियोटिक जो क्रोमोसोम होता है उसका ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का होता है, यानी कि उसका संगठन किस प्रकार का होता है, क्या क्या चीजें उसके अंदर पाई जाती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्रोमोसोम तो हम सब जानते हैं कि जो क्रोमोसोम होता है वो जो होता है एक थ्रेड होता है, एक धागेनुमा संरचना होती है जो आपस में गुथा हुआ रहता है, उसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम। और इस क्रोमोसोम को हम देख सकते हैं मेटाफेज स्टेज के अंदर। ये हमने पिछले वीडियो के अंदर बात की थी। मेटाफेज अवस्था के अंदर इसे देखा जा सकता है, और ये कलरफुल बॉडी या क्रोमोसोम कहलाता है। ठीक है, चलिए तो अब इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है उसके बारे में हम बात करेंगे, यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए, जो यूकेरियोटिक क्रोमोसोम होता है उसका संगठन क्या है। ठीक है, तो इसको जानने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। द फॉलोइंग मटेरियल आर प्रेजेंट इन यूकेरियोटिक क्रोमोसोम। जो यूकेरियोटिक क्रोमोसोम होता है उसके अंदर निम्न चीजें पाई जाती है। सबसे पहली जो पाई जाने वाली चीजें वो है डीएनए, दूसरा है आरएनए, और तीसरा है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन भी जो है वो दो प्रकार की होती है, एक हिस्टोन प्रोटीन और दूसरी नॉन हिस्टोन प्रोटीन। और फोर्थ नंबर पर आता है यहाँ पर कैल्शियम, फेरस, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक। तो ये हम कह सकते हैं कि कुछ इनऑर्गेनिक कंटेंट भी पाया जाता है। ठीक है, क्या क्या चीजें होती है, इनऑर्गेनिक कंटेंट भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, बात समझ में आती है। तो ये सब चीजें प्रेजेंट होती है किसके अंदर, आपके इस डीएनए के अंदर। तो क्या क्या होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, प्रोटीन होती है जो हिस्टोन और नॉन हिस्टोन दो भागों में बटी होती है, और कैल्शियम, फेरस, मैग्नीशियम, जिंक, ये सब यहाँ पर प्रेजेंट होता है इनऑर्गेनिक कंटेंट की फॉर्म में। ठीक है, अब ये जो केमिकल कंपोजिशन होता है क्रोमोसोम का, ये अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है अलग अलग स्टेज में। ठीक है, सेल डिवीजन की अलग अलग अवस्थाओं में। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर मेटाफेज अवस्था या इंटरफेज अवस्था की, तो सबसे पहले हम इंटरफेज अवस्था की बात करें तो इंटरफेज अवस्था में जो डीएनए कंटेंट होता है उसका अमाउंट ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे जैसे अवस्था आगे बढ़ती है मेटाफेज अवस्था में आती है तो डीएनए कम हो जाता है, गुणसूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, अब उसके अंदर भी जो है आरएनए और प्रोटीन का अमाउंट जो है वो घटता बढ़ता रहता है। तो अलग अलग स्टेज में ये अमाउंट जो है अलग अलग होता है, लेकिन होता सब कुछ है उसके अंदर। ठीक है, देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज डीएनए 50 to 20% होता है। जब मेटाफेज अवस्था आती है तो यहाँ डीएनए की जगह पर क्या बन जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है। तो यहाँ पर जो डीएनए का अमाउंट रह जाता है वो 50 to 20% रह जाता है। ठीक है, आरएनए इस अवस्था के अंदर होता है 10 से 15%। ठीक है, प्रोटीन होता है यहाँ पर 68 to 72%। ठीक है ना, प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन इंटरफेज अवस्था में अगर हम बात करें तो यही अमाउंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। डीएनए जहाँ यहाँ पर 15 से 20% होता है, इंटरफेज अवस्था में यही डीएनए जो होता है 30 to 40% हो जाता है। ठीक है, क्यों हो जाता है, क्योंकि ये फैला हुआ रहता है तो प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो ज्यादा हो जाता है। होता तो वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता, जितना बड़ा डीएनए होता है वही गुथ कर यहाँ छोटा सा एक क्रोमोसोम बना लेता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा बदलाव नहीं होता है, केवल इसका जो अमाउंट होता है उस साइड न्यूक्लियोप्लाज्म के कंसर्न में घटता बढ़ता रहता है। तो इस तरह से इनकी जो अमाउंट होती है वो घटती बढ़ती रहती है। ठीक है जी, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं इसी टॉपिक में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डीएनए की। जैसा कि हमने कहा कि यहाँ पर डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और कैल्शियम, फेरस, मैग्नीशियम, जिंक ये प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ हम बात करें डीएनए की, कि डीएनए जो होता है वो किस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो डीएनए की अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम जो होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं बाय मल्टीपल कोइलिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, जो डीएनए होता है वो डीएनए गुथ जाता है इस प्रकार से, और गुथ कर क्या बनाता है, वो क्रोमोसोम बनाता है। गुथ कर वो क्या बनाता है, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर बनाता है। इस तरीके से ये गुणसूत्रों का निर्माण करता है, इस तरह से गुथ जाता है और क्रोमोसोम बनाता है। ठीक है, द डीएनए विच इज प्रेजेंट इन क्रोमोसोम आर कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अब हमें पता है कि जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो किसके द्वारा कंट्रोल होती है, हमारे डीएनए के अंदर, डीएनए के द्वारा। और ये डीएनए कहाँ प्रेजेंट है, क्रोमोसोम के अंदर। तो ये डीएनए जो होता है वो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करने का मतलब क्या हो गया, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करने का मतलब वो हो गया कि ये जो डीएनए है जब ये खुलेगा, जब ये इंटरफेज अवस्था में होगा, जब ये ओपन होगा,
तो ओपन होने के बाद में ये यहाँ पर क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा। क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा। और ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद में ये यहाँ पर एक mRNA बनाएगा, और ये mRNA आगे चलकर क्या बनाएगा जी, प्रोटीन बनाएगा। अब ये जो प्रोटीन होगी, ये प्रोटीन हार्मोन हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये आगे की दूसरी जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है उसमें भाग लेगा। तो ये हमारी मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होती है उनको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, और ये जेनेटिक एक्टिविटी को भी शो करता है। ठीक है, कंट्रोल करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, साथ साथ ही हमारी जेनेटिक एक्टिविटी को भी ये कंट्रोल करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई क्रोमोसोम है आपके पास में, और उस क्रोमोसोम पर कोई जीन जो है वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्रोमोसोम, हमारा ये क्रोमोसोम है, और इस क्रोमोसोम में हमने क्या किया कि ये वाला पोर्शन ले लिया, और इस पोर्शन को जब हमने खोल के देखा तो इसका डीएनए स्ट्रक्चर इस प्रकार का है। ठीक है, यहाँ पर ये कोई एक पर्टिकुलर जीन है। अब ये पर्टिकुलर जीन में कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी आ गई है। अब मान लेते हैं कि ये एबनॉर्मलिटी कुछ ऐसी एबनॉर्मलिटी है जो ह्यूमन का बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज कर देती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए ये बड़ा टी की जगह यहाँ पर छोटा टी है, ऐसे मान लेते हैं, छोटा टी आ गया। ठीक है, छोटा टी आ गया तो जो बनने वाली जो संतान होगी, जो इसकी प्रोजेनी होगी, वो कैसी होगी, स्मॉल प्रोजेनी होगी, यानी कि ड्वार्फ होगी, स्मॉल या ड्वार्फ हो जाएगी। तो ये हमारी जेनेटिक स्ट्रक्चर को भी क्या कर रहा है, कंट्रोल करता है। ठीक है, चलिए, इन यूकेरियोटिक सेल टू टाइप ऑफ डीएनए आर प्रेजेंट। दो प्रकार के डीएनए प्रेजेंट होते हैं। एक होता है नॉर्मल या यूनिक डीएनए जो होता है नॉन रिपीटेटिव डीएनए, और दूसरा होता है रिपीटेटिव डीएनए। ठीक है, और ये दोनों जो चीजें होती है, नॉन रिपीटेटिव और रिपीटेटिव डीएनए, ये प्रेजेंट होते हैं अल्टरनेटिव सीक्वेंस के अंदर, डीएनए के पास में। ठीक है, देखो जैसे कि हम यहाँ पर बात करें कि ये मान लीजिए हमारा, इसको हम एक बार यहाँ से क्लियर कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा डीएनए है। यहाँ पर मैं दोबारा से बनाता हूँ इसको, इस बार क्लियर करने के बाद में। चलिए देखिएगा, ये मान लेते हैं कि ये हमारा डीएनए है, और इस डीएनए में यूनिक डीएनए और जो है नॉर्मल डीएनए, मतलब एक तो होता है नॉर्मल डीएनए, या उसको बोलते हैं यूनिक डीएनए या नॉन रिपीटेटिव, दूसरा होता है रिपीटेटिव डीएनए। ठीक है, तो नॉन रिपीटेटिव और रिपीटेटिव डीएनए की बात करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें कि ये जो पोर्शन है यहाँ पर, ये शायद इससे नहीं आएगा, तो हमें यहाँ ऐसे ही बनाना पड़ेगा इसको, कि ये वाला जो पोर्शन है, मान लेते हैं कि ये आपका यूनिक डीएनए है। ठीक है, ये भी आपका क्या है जी, यूनिक डीएनए, और ये भी क्या है, यूनिक डीएनए। ठीक है, अब ये जो यूनिक डीएनए है इसी को ही हम बोलते हैं नॉर्मल डीएनए। ठीक है, ये कैसा है, नॉर्मल बोले हम इसको, या इस पोर्शन को हम बोल देते हैं यूनिक, या इसको ही बोलते हैं नॉन रिपीटेटिव, नॉन रिपीटेटिव। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। और ये वाला जो पोर्शन है जो ब्लैंक दिख रहा है हमें, इसको हम बोलते हैं रिपीटेटिव डीएनए, रिपीटेटिव डीएनए। ठीक है, तो ये जो रिपीटेटिव डीएनए है और नॉन रिपीटेटिव डीएनए, ये अल्टरनेट फॉर्म में होता है। जैसे ये रिपीटेटिव, ये नॉन रिपीटेटिव है तो इसको हम एन आर लिखते हैं, रिपीटेटिव को आर लिखते हैं, फिर एन आर, फिर आर, और फिर एन आर, और फिर आर। तो इस तरह से होता है, तो अल्टरनेटिव फॉर्म में होता है। नॉन रिपीटेटिव के बाद में रिपीटेटिव, फिर नॉन रिपीटेटिव, फिर रिपीटेटिव। रिपीटेटिव डीएनए का मतलब है, रिपीटेटिव डीएनए को भी समझ लेते हैं। रिपीटेटिव डीएनए का मतलब है जैसे कोई सीक्वेंस है AGTC। ठीक है, ये जो सीक्वेंस है ये मल्टीपल टाइम यहाँ पर क्या हो जाए, रिपीट हो जाए, इस तरह से AGTC AGTC इस तरह से रिपीट हो जाए इस सीक्वेंस के अंदर, इस डीएनए के अंदर, तो ये रिपीटेटिव सीक्वेंस बन जाएगा। ठीक है, और यूनिक डीएनए में ये पैटर्न जो है डिफरेंट होता है, ये पैटर्न नहीं होता, इसकी जगह दूसरा पैटर्न होगा, यानी कि ऐसा सेम सीक्वेंस नहीं पाया जाएगा। AGTC नहीं आएगा बार बार। ठीक है, AGTC आने के बाद में, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर AGTC तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर TCAG हो गया। ठीक है, ACGA हो गया, तो ये नॉन रिपीटेटिव डीएनए होगा। कैसा डीएनए होगा, नॉन रिपीटेटिव। समझ में आई बात। तो ये नॉन रिपीटेटिव डीएनए और रिपीटेटिव डीएनए ये क्या होंगे, यहाँ पर अल्टरनेटिव फॉर्म में होंगे। आगे जब ये एमआरएनए बनाएंगे तो ये वाला जो रिपीटेटिव डीएनए है हमारा, ये आपका इंट्रोन्स बनाएगा। क्या बनाएगा, ये इंट्रोन्स। ठीक है, उस एमआरएनए के अंदर जब एमआरएनए बनेगा तो उसके ऊपर ये सारी चीज कॉपी हो जाएगी, ये पूरी चीजें यहाँ से कॉपी हो जाएंगी। तो ये वाला जो पोर्शन होगा इंट्रोन की फॉर्म में होगा, और ये वाला पोर्शन जो होगा वो एक्सोन की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो उस एमआरएनए में इस एक्सोन को जोड़ दिया जाएगा, इंट्रोन्स वाले पोर्शन को हटा दिया जाएगा। तो इस वजह से जो एक्सोन इंट्रोन होते हैं वो भी क्या होते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं एमआरएनए के ऊपर। बात समझ में आए। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है। तो हमने कहा यहाँ पर, क्या कहा हमने, कि जो डीएनए होता है वो दो तरह का होता है, एक नॉर्मल डीएनए या यूनिक डीएनए या नॉन रिपीटेटिव डीएनए, दूसरा रिपीटेटिव डीएनए।
और ये दोनों कैसे होते हैं, अल्टरनेटिव सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं। अब जो यूकेरियोटिक सेल होती है, इन यूकेरियोटिक सेल 30 टू 50 35 डीएनए आर यूनिक। कितना डीएनए होता है यूनिक, केवल 30 से 35%। बाकी 75% डीएनए जो है हमारा, या 70% डीएनए मान के चलिए, 70% डीएनए जो होता है वो बेकार होता है, मतलब कि यूनिक नहीं होता, रिपीटेटिव होता है, जो कि हमारे काम कम आता है। बाकी जो 30% डीएनए होता है, ये 30% डीएनए जो होता है वो क्या होता है, हमारा यूनिक होता है। और 70% डीएनए जो होता है वो क्या होता है, हमारा रिपीटेटिव डीएनए होता है, जो हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर में काम नहीं लेते हैं। लेकिन ये अलग जगह पर नॉन रिपीटेटिव हो सकता है और किसी एक जगह पर ये रिपीटेटिव हो सकता है, ठीक है। तो जहाँ जिस तरह की सेल होती है उसी प्रकार से ये नॉर्मल और रिपीटेटिव डीएनए में कन्वर्ट होते रहता है, ठीक है। चलिए, तो इन यूनिक डीएनए द बेस आर डिफरेंट टू ईच अदर। जो बेस होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, जो यूनिक डीएनए होता है, ठीक है। जबकि रिपीटेटिव डीएनए में वही बेस क्या होते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं। दिस डीएनए फॉर्म्ड जीन, जो ये यूनिक डीएनए होता है यही क्या बनाता है, जीन बनाता है। और इन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सोन या सिस्ट्रोन बोलते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो यूनिक डीएनए होता है, ये यूनिक डीएनए ही क्या कहलाता है, आपका जीन कहलाता है। इसी को ही हम क्या बोल देते हैं, जीन बोल देते हैं। इसी को ही हम क्या बोल देते हैं, एक्सोन बोल देते हैं। इसी को ही हम क्या बोल देते हैं, सिस्ट्रोन बोल देते हैं। इनमें से कोई सा भी नाम हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम इस्तेमाल किए जाते हैं। बाकी बात एक ही होती है कि ये एक यूनिक डीएनए होता है और इसमें रिपीटेटिव सीक्वेंस नहीं होता है। इसका जो सीक्वेंस होता है वो अलग होता है, डिफरेंट होता है, यानी कि यूनिक होता है, मैच नहीं करता है, ठीक है। चलिए, तो इन रिपीटेटिव डीएनए, जो रिपीटेटिव डीएनए होता है उसके अंदर क्या होता है, रिपीटेटिव डीएनए में जो बेस सीक्वेंस होता है वो रिपीटेड होता है। कितनी ही बार, मेनी टाइम वो क्या होता है, रिपीट होता है। जैसा कि हमने देखा था यहाँ पर, ये जो सीक्वेंस है एजीटीसी वाला जो सीक्वेंस हमें यहाँ दिख रहा है, ये एजीटीसी सीक्वेंस जो है बार बार रिपीट हो रहा है, सेम प्रकार से रिपीट हो रहा है। तो ये अनेक बार क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। अब ये भी रिपीट हो जाता है तो इसकी वजह से ये कहलाता है रिपीटेटिव डीएनए। इट फॉर्म्ड हेटेरोक्रोमेटिक पार्ट, दीज आर कॉल्ड इंट्रोन, ठीक है। ये हेटेरोक्रोमेटिक भाग बनाता है। और ये जो यूनिक डीएनए होता है, देखो ये वाला जो डीएनए होता है रिपीटेटिव डीएनए, मैंने कहा था कि वो जो गुथा हुआ भाग दिखाई देता है हमें, जो पिछले वाले वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के अंदर एक सबसे ज्यादा कंडेंस भाग होता है जो हेटेरोक्रोमेटिक होता है, जो खुला हुआ भाग होता है वो यूक्रोमेटिक होता है। तो ये जो खुला हुआ भाग है ना, ये आपका कौन सा है, नॉर्मल डीएनए है। और ये जो गुथा हुआ भाग है वो आपका रिपीटेटिव डीएनए है, ये मान के चलिए आप, ठीक है। तो ये रिपीटेटिव डीएनए ही होता है जो एक प्रकार से हेटेरोक्रोमेटिक भाग बनाता है। और जो खुला हुआ भाग होता है वो नॉन रिपीटेटिव डीएनए होता है और वो यूक्रोमेटिक डीएनए बनाता है, मतलब यूक्रोमेटिक पोर्शन को क्रिएट करता है, ठीक है जी। और इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, इंट्रोन्स बोलते हैं। ये जो गुथा हुआ पार्ट पाया जाता है ज्यादा, या जो रिपीटेटिव डीएनए होता है वही क्या कहलाता है, इंट्रोन्स कहलाता है। जैसा कि हमने इस डायग्राम में देखा, इसी भाग को ही हम क्या बोलते हैं, इंट्रोन बोलते हैं, जो कि रिपीटेटिव होता है, ठीक है। और नॉन रिपीटेटिव को हम क्या बोलते हैं, एक्सोन बोलते हैं। समझ में आती है बात। चलिए, तो ये हुई हमारे डीएनए की बात। तो डीएनए के अंदर हमने क्या देखा, डीएनए के अंदर हमने देखा है कि सबसे पहले तो इसमें मल्टीपल कोडिंग होती है डीएनए की, डीएनए जो है गुथा हुआ रहता है। दूसरा हमने देखा कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को और जेनेटिक एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। ये जो क्रोमोसोम है ये हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी और जेनेटिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तीसरी बात हमने देखी कि यहाँ पर दो तरह का डीएनए पाया जाता है, एक नॉर्मल डीएनए या यूनिक डीएनए और दूसरा रिपीटेटिव डीएनए। जो यूनिक डीएनए होता है उसका अमाउंट 30 टू 35% होता है, जबकि जो रिपीटेटिव डीएनए होता है उसका अमाउंट 65 टू 70% होता है, ठीक है। अब जो यूनिक डीएनए होता है उसमें जो बेस होता है वो डिफरेंट प्रकार के होते हैं, जबकि रिपीटेटिव डीएनए में वही बेस जो होते हैं बार बार रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। जो यूनिक डीएनए होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सोन बोलते हैं, एक्सोन या सिस्ट्रोन बोलते हैं। और जो रिपीटेटिव डीएनए होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रोन बोलते हैं। और ये क्या बनाता है, हेटेरोक्रोमेटिक भाग बनाता है क्रोमोसोम का, ठीक है। अब आ जाते हैं हम आरएनए पर। दूसरा पोर्शन है हमारा आरएनए। दूसरी बात करेंगे हम आरएनए की। तो आरएनए की अगर हम बात करें तो आरएनए यहाँ पर ज्यादा अमाउंट में नहीं पाया जाता है, यहाँ केवल 5% आरएनए पाया जाता है। और ये भी क्रोमोसोम को जोड़ने का काम करता है। क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए होता है उसको बांधने का काम करता है, इसका काम होता है बांधना। तो ये जो हमारा डीएनए होता है या जो हमारा क्रोमोसोम होता है, क्योंकि शुरुआत में तो इस तरह से डीएनए होता है और ये डीएनए के ऊपर में यहाँ पर क्या है कि कुछ प्रोटीन्स लगे होते हैं। तो उन जो प्रोटीन्स होती है उनको बाइंड अप कराने के लिए यहाँ पर कुछ अमाउंट में आरएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। और फिर आगे चलकर यही क्रोमोसोम के यही डीएनए जो होता है किसमें बदल जाता है जी, आपके गुणसूत्र के अंदर बदल जाता है। इस तरह से ये गुणसूत्र बना लेते हैं रिपीट करके
ऐसे रिपीटेटिव स्ट्रक्चर में गुणसूत्र का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर कुछ अमाउंट में हमें क्या होता है, आरएनए चाहिए होता है इसको जोड़ने के लिए, और कुछ अमाउंट में यहाँ पर हमें प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो प्रोटीन भी यहाँ पर इस तरह से बाइंड हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि जो 5% आरएनए यहाँ पर प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम में, इट इज कॉल्ड क्रोमोसोमल आरएनए। इस आरएनए को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल आरएनए बोलते हैं। ठीक है, आरएनए है लेकिन कैसा है, जो क्रोमोसोम के साथ अटैच्ड है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, क्रोमोसोमल आरएनए बोला जाता है। इट हेल्प इन बाइंडिंग ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन के बाइंड कराने में मदद करता है। ठीक है, तो डीएनए के साथ में किसको जोड़ता है, ये प्रोटीन को जोड़ता है, प्रोटीन की मदद करता है डीएनए के जोड़ने में, इसलिए ये हेल्पर आरएनए भी कहलाता है। ठीक है, इट फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर, ये क्रोमेटिन फाइबर का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए, तो ये हुई हमारे आरएनए की बात। आरएनए के बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर प्रोटीन की। तो प्रोटीन के लिए हमने कहा कि जो प्रोटीन होती है यहाँ पर दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, दो प्रकार की प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट होती है। एक हिस्टोन प्रोटीन और दूसरी नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो जो हिस्टोन प्रोटीन होती है, ये हिस्टोन प्रोटीन क्षारीय प्रोटीन होती है, सभी जानते हैं इस बात को। जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो यहाँ पर इस तरीके से न्यूक्लियोसोम का निर्माण करती है। ये जो यूनिट होती है स्टोन की, ये दो की फॉर्म में यहाँ पर, ऑक्टेट की फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट होती है, और इसके ऊपर जो होता है डीएनए वो इस तरीके से लिपटा हुआ रहता है स्टोन के ऊपर। ठीक है, तो ये जो स्टोन प्रोटीन होती है, इस स्टोन प्रोटीन के ऊपर जो डीएनए होता है गुणसूत्र में, वो इस तरह से लिपटा हुआ रहता है, और ये यहाँ पर न्यूक्लियोसोम का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, न्यूक्लियोसोम का निर्माण करता है। अब ये जो प्रोटीन होती है ये अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि H1, तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है H1 प्रोटीन, फिर यहाँ पर H2A, H2B, H3 और H4, इस तरह से ये प्रोटीन होती है, इनके नाम है। तो ये जो प्रोटीन होती है क्षारीय प्रोटीन होती है, बेसिक प्रोटीन होती है, बेसिक प्रोटीन होती है। और जो आपका जो डीएनए होता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है। देखो, जो डीएनए होता है, डीएनए की जो प्रॉपर्टी होती है वो कैसी होती है, यहाँ पर अम्लीय प्रकृति का होता है। डीएनए जो होता है हमारा, ये डीएनए जो होता है ये तो होता है एसिडिक। डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, यहाँ पर जो बैकबोन में फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है, ये फॉस्फेट 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 इस तरह से। ठीक है, ये फॉस्फेट 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 फॉस्फेट, और इसके बीच बीच में क्या प्रेजेंट होता है, शुगर, यहाँ पर शुगर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये जो फॉस्फेट होता है, इस फॉस्फेट के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीजन ग्रुप होता है, यानी कि ये PO4 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है इस तरीके से। ठीक है, PO4 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये कैसी नेचर का होता है, ये जो फॉस्फेट होता है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए ये कैसी प्रकृति का होता है, एसिडिक प्रकृति का होता है। और जो हिस्टोन प्रोटीन होती है, वो हिस्टोन किस प्रकृति की होती है, किस नेचर की होती है, वो होती है बेसिक। ठीक है, तो एसिड और बेस ये दोनों आपस में क्या करते हैं, यहाँ पर इंटरेक्शन करते हैं, तो आपस में ये गुथने का काम करते हैं, जुड़ने का काम करते हैं। तो इस डीएनए के पास में जब भी कोई क्षारीय प्रोटीन आती है तो ये उसके ऊपर बाइंड होना शुरू होता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो जाता है। एसिड और बेस की वजह से इनके बीच में इंटरेक्शन हो जाता है, दोनों के ऊपर, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये स्टोन प्रोटीन जो होती है पॉजिटिवली चार्ज होती है, और जो डीएनए होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो ये दोनों आपस में जब नेगेटिव और पॉजिटिव जो चार्जिंग है जब पास पास आती है तो वो गुथना शुरू कर देती है। तो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ये जो डीएनए होता है ये लिपटना शुरू कर देता है, इस हिस्टोन के ऊपर ये डीएनए जो है लिपटना शुरू कर देता है, तो दृढ़ता से बन जाता है। इसी वजह से बनते बनते क्या बनाता है, लास्ट में क्रोमोसोम बनाता है। आगे हम न्यूक्लियोसोम मॉडल के अंदर इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक नेचर की होती है, विच मेड अप ऑफ आर्जिनिन एंड लाइसिन। वैसे तो ये अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड की बनी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा अमाउंट में यहाँ पर आर्जिनिन और लाइसिन पाया जाता है। ये क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लेता है, ध्यान रखना कि जो स्टोन प्रोटीन होती है वो किसकी बनी होती है, तो वो बनी होती है आर्जिनिन और लाइसिन की। सबसे ज्यादा अमाउंट इन्हीं का पाया जाता है। ये दो अमीनो एसिड है स्पेसिफिक प्रकार के, आर्जिनिन और लाइसिन। ठीक है, इनसे मिलकर ये बनी होती है। इट इज 80% पार्ट ऑफ टोटल प्रोटीन। जितनी प्रोटीन पाई जाती है डीएनए के अंदर उसका 80% भाग केवल क्या होती है, हिस्टोन प्रोटीन होती है। बाकी 20% जो होती है वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन रेशियो ऑफ डीएनए हिस्टोन 1:1। जितना डीएनए होता है उतनी ही अमाउंट में ये प्रेजेंट होती है। मतलब जितना डीएनए, एक अगर डीएनए है तो एक ही यहाँ पर प्रोटीन होगी, मतलब उतना ही अमाउंट का प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो ये 1:1 रेशियो में यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ये होती है H1, H2A, H2B, H3 और H4। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम कहें तो ये चार प्रकार की प्रोटीन होती है, H1,
H2, H3 और H4। H2 जो होता है वो A और B दो भागों में बटा हुआ होता है, ठीक है। इट इज बाइंड टू द मेजर ग्रुप। अब ये जो डीएनए होता है, इस डीएनए में ये जो प्रोटीन होती है ये मेजर ग्रुप के अंदर बाइंड होती है। दो तरह के ग्रुप पाए जाते हैं, एक माइनर ग्रुप होता है और दूसरा मेजर ग्रुप होता है। तो इस मेजर ग्रुप के अंदर ही ये प्रोटीन जो है यहाँ पर आकर बाइंड होती है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आकर बाइंड होती है। तो ये कहाँ बाइंड होती है भाई? ये डीएनए के अंदर मेजर ग्रुप के अंदर बाइंड होती है। दूसरी बात, इन दिस द पॉजिटिव एंड हिस्टोन आर बाइंड टू द नेगेटिवली चार्ज एंड ऑफ फॉस्फेट। जो फॉस्फेट होता है उसके नेगेटिव चार्ज के साथ में ये पॉजिटिवली चार्ज जो हिस्टोन होती है वो बाइंड होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया इन डीएनए बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड की फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट होती है, मतलब ये आपस में जुड़ते हैं इस बॉन्ड की वजह से। इट गिव डीएनए फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। ये जो बॉन्ड होता है और ये जो प्रोटीन होती है जो डीएनए के साथ जुड़ती है, तो ये इसको देती है क्या? फ्लेक्सिबिलिटी देती है, और दूसरा इसको स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करवाती है, क्योंकि दृढ़ता से बनती है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों पास पास रहते हैं, तो ये दृढ़ता से यहाँ पर बंध जाती है, ठीक है। तो ये हुई हमारी प्रोटीन की बात। प्रोटीन में हमने देखा कि जो प्रोटीन होती है वो दो प्रकार की है, एक हिस्टोन प्रोटीन, दूसरी नॉन हिस्टोन प्रोटीन। और इस हिस्टोन प्रोटीन के अंदर ये बेसिक प्रोटीन होती है, आर्जिनिन और लाइसिन की बनी होती है, 80% भाग बनाती है। डीएनए और हिस्टोन का अनुपात 1:1 होता है, और ये 4 प्रकार की होती है, H1, H2, H3 और H4। और ये मेजर ग्रुप के अंदर बाइंड होती है। कहाँ पर बाइंड होती है? मेजर ग्रुप के अंदर। ये ध्यान रखना है, मेजर ग्रुप के अंदर बाइंड होती है। और ये बाइंड कैसे होती है? नेगेटिवली चार्ज जो फॉस्फेट होता है उसके साथ में ये पॉजिटिवली चार्ज जो प्रोटीन होती है आपकी हिस्टोन, ये बाइंड होती है, और यहाँ पर एक बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, ठीक है। और जो इसको क्या देता है? फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है जी। चलिए अब आ जाते हैं हम नॉन हिस्टोन प्रोटीन पर। नॉन हिस्टोन प्रोटीन की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो 20% होती है, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन का जो अमाउंट है वो कितना है? 80%। हिस्टोन प्रोटीन कितना पाया जाता है? 80%। और नॉन हिस्टोन प्रोटीन कितना पाया जाता है? 20%, ठीक है। 20% ऑफ द टोटल प्रोटीन। इट इज हेल्पफुल इन जीन रेगुलेशन, ठीक है। ये जीन रेगुलेशन का काम करते हैं। जीन रेगुलेशन का मतलब जैसे कि आपका मान लेते हैं कि ये यहाँ पर जो है आपका डीएनए है, और ये डीएनए जो है क्या कर रहा है? ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? ये ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है। तो जब ट्रांसक्रिप्शन करता है तो इस तरह से खुल जाता है, और ये खुलकर क्या करता है यहाँ पर, जैसे कि मान लो अब ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो यहाँ पर ये आकर प्रोटीन जुड़ जाएगी, और ये प्रोटीन यहाँ पर जुड़ने के बाद में यहाँ पर एक जो है एमआरएनए का निर्माण करेगी। तो ये एमआरएनए बनाने के लिए जिस प्रोटीन की हमें रिक्वायरमेंट होती है वो क्या है? आपका आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ये आरएनए पॉलीमरेज जो है एक प्रकार का नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है। तो ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन है आरएनए पॉलीमरेज। तो ये क्या कर रही है? इस जीन का रेगुलेशन कर रही है। करना है नहीं करना है, बनाना है नहीं बनाना, ये डिपेंड करेगा इस आरएनए पॉलीमरेज के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से ये जीन का रेगुलेशन करती है। इट डू हिस्टोन डीएनए बाइंडिंग विद द हेल्प ऑफ आरएनए। ये हिस्टोन के जो डीएनए होता है उस डीएनए के साथ, जैसे मान लो यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन को बाइंड कराना है, तो यहाँ पर ये इसको बाइंड कराने में भी मदद करती है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पर इनको दोनों को आपस में जोड़ने का भी काम करती है। केवल जीन रेगुलेशन का ही काम नहीं करती, डीएनए को, जो डीएनए होता है उसके डीएनए और हिस्टोन की जो बाइंडिंग होती है, हिस्टोन प्रोटीन की बाइंडिंग होती है, उसको भी करने का काम ये करती है। लास्ट एंड फाइनल जो चीज पाई जाती है वो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और जिंक आयन, ठीक है। ये आयन है। द मेड आयनिक बॉन्ड एंड हेल्प इन जीन रेगुलेशन। ये भी क्या करते हैं? यहाँ पर आयनिक बॉन्ड बनाते हैं और जीन रेगुलेशन में सहायता करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा यहाँ पर कि जो डीएनए होता है उसका कंपोजिशन क्या होता है। ये था हमारा यूकैरियोटिक क्रोमोसोम का ऑर्गेनाइजेशन, और हमने देखा कि इसके अंदर जो है कुछ चीजें पाई जाती है। हमने कहा कि यहाँ पर डीएनए पाया जाता है, डीएनए के बारे में जाना हमने। दूसरा हमने देखा कि आरएनए पाया जाता है, और तीसरा हमने देखा कि यहाँ पर प्रोटीन पाई जाती है। और जो प्रोटीन पाई जाती है वो भी दो प्रकार की होती है, एक हिस्टोन प्रोटीन होती है और दूसरी नॉन हिस्टोन होती है। इसके अलावा हमने यहाँ पर कहा कि इसके अलावा यहाँ पर कुछ इनऑर्गेनिक कंटेंट भी पाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक कंटेंट जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और जो है फॉस्फोरस वगैरह, फॉस्फेट वगैरह, ये सब चीजें यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है कि यूकैरियोटिक क्रोमोसोम का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, केमिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम लिखिए। केमिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम, ये लिखिए। तो हमें ये लिखना होता है केमिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, इसके बारे में हमें यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जो है नेक्स्ट टॉपिक से चर्चा करेंगे,
जो होगा हमारा यहाँ पर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम की संरचना क्या होती है, किस प्रकार की संरचना इसके अंदर प्रेजेंट होती है और क्या क्या इसके अंदर पाए जाते हैं, कौन कौन से भाग यहाँ पर उपस्थित होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।